नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब मामला बिहार के जो वोटर लिस्ट का रिवीजन का काम चल रहा है, वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में वोटर लिस्ट का हो रहा था और 24 जून को ये आदेश आया था चुनाव आयोग की तरफ से। उसके बाद से ही ये लगातार चर्चा में बना हुआ है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को 10 जुलाई पर इस पर जितनी भी याचिकाएं दायर की गई हैं उन पर सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। और मैंने आपको इसके बारे में हालांकि विस्तार से एक वीडियो में बताया था, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी यहां थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं जो लोग नए हैं उनके लिए कि आखिर ये मामला है क्या। देखिए, 24 जून को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि बिहार में जो अंतिम इंटेंसिव रिवीजन हुआ था वोटर लिस्ट का, वो हुआ था 2003 में, यानी 22 साल बीत चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में फिर से इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है। बिहार के लोग कई सारे जगहों पर अलग अलग महानगरों में शिफ्ट हो गए हैं। पलायन तेजी से बढ़ा है, लेकिन वोटर लिस्ट रिवाइज नहीं हुआ है। मतलब जो लोग वहां जाकर बस गए उन्होंने अपना नाम नहीं हटवाया वोटर लिस्ट से, बल्कि दूसरी जगहों पर उनके वोटर लिस्ट में नाम है। तो इस कंडीशन में एक इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत बनती है और इसीलिए 2003 में बताया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि करीब करीब 4.96 करोड़ लोग रजिस्टर्ड थे वोटर लिस्ट में। उन लोगों को अब नई जो वोटर लिस्ट तैयार होगी उसमें डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज की स्थिति में अगर बिहार में बात करें, करीब करीब 8 करोड़ मतदाता हैं। इसका मतलब जो 3 करोड़ के आसपास मतदाता हैं उन्हें नए डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत पड़ेगी अपने जन्म स्थान के लिए और अपने जो प्लेस ऑफ बर्थ है उसके लिए, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो यहीं पर पूरा विवाद फंसा हुआ है। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये याचिकाएं मुख्य तौर पर किन किन विवादों के चलते दाखिल हुई हैं और 10 जून का डेट अहम है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा। तो आइए देखते हैं खबर क्या है। 10 जुलाई को बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। मैंने बता दिया किसकी किसकी तरफ से किया गया है। राजद सांसद, TMC सांसद, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के कार्यकर्ता हैं योगेंद्र यादव, इन सब लोगों ने याचिकाएं शामिल दी हैं और ये सब शामिल की जाएंगी। आप ध्यान रखिए कि इसमें आर्टिकल 32 के तहत भी याचिका है। इसका मतलब है कि यह मूल अधिकारों के हनन का भी मामला है, इसलिए इतनी अर्जेंट हियरिंग हो रही है। याचिका में क्या कहा गया है? देखिए, जल्दबाजी के कारण मताधिकार से करोड़ों लोगों के वंचित हो जाने का खतरा बताया गया है मताधिकार से, इसलिए यह याचिका अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग दरअसल देखिए संवैधानिक और तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए उसका दायित्व है, वो बंधा हुआ है कि मतदाता सूची में केवल नागरिकों का ही नाम दर्ज हो। ठीक है, RPA यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 21 कहती है कि मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन के बारे में आयोग के पास क्या अधिकार हैं। आयोग को किसी भी समय मतदाता सूची में विशेष संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है इस RPA की धारा 21 के तहत। लेकिन पिछले 20 वर्षों में जैसा मैंने बताया कि तेजी से शहरीकरण बढ़ा है, पलायन बढ़ा है, मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम जोड़े गए, घटाए गए, लेकिन इन चेंजेस के बाद भी एक फुल प्रूफ बढ़िया से विशेष गहन परीक्षण के जरिए मतदाता सूची फाइनल नहीं हुई है। तो डुप्लीकेट एंट्रीज की संभावनाएं बढ़ गई हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 2005 में पटना से उठकर चला गया मुंबई और मुंबई में जाकर वहीं रहने लगा, वहीं बस गया, वहीं की वोटर लिस्ट में इसका नाम हो गया, लेकिन बिहार में भी इसका नाम है और मुंबई में भी इसका नाम है, तो डुप्लीकेट एंट्री है। और दूसरी बात, ये डुप्लीकेट एंट्री एक आपराधिक कृत्य है, अपराध की श्रेणी में है। इस पर मैंने एक बहुत ही विस्तार से वीडियो बनाया था, 23 साल बाद बिहार में क्यों बन रही है नई मतदाता सूची। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में इससे अलग कि भाई विवाद के बिंदु क्या क्या है। इसके पहले देखिए इलेक्शन के लिए जो रिवीजन का डेट शीट दिया गया है, डेडलाइंस दिए गए हैं, वो किस तरीके से। तो पहला डेडलाइन है कि 24 जून को तो यह आदेश आया था और 25 जून को से लेकर 26 जुलाई तक एक पीरियड ये है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा फॉर्म्स का। ये फॉर्म्स मतदाताओं को दिए जाएंगे, मतदाता उसको भरकर सबमिट करेंगे। तो ये फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा BLOs यानी बूथ लेवल के ऑफिसर्स के द्वारा और 26 जुलाई तक फॉर्म्स को सबमिट कराना होगा। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल विथ नेम्स ऑफ इलेक्टर्स हु हैव सबमिटेड द एनुमरेशन फॉर्म, यानी जितने लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया 26 जुलाई तक, उनके नामों की स्क्रूटनी करने के बाद 1 अगस्त को एक ड्राफ्ट रोल आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या दावे हैं, क्या आपत्तियां हैं, वो 1 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 तक चलेगा। तो पीरियड ऑफ फिलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं इस दौरान इसको रेक्टिफाई किया जाएगा। और फिर फाइनली 25/9/2025 यानी 25 सितंबर 2025 को डिसीजन ऑन एन्यूमरेशन फॉर्म्स, डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स, ऑब्जेक्शंस बाय इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, तो ERO जो होंगे वो
अंतिम तौर पर 25 सितंबर 2025 तक फॉर्म्स को पर निर्णय ले लेंगे, जितने भी आपत्तियां दर्ज की गई हैं उन डिस्प्यूट्स को सेटल कर लेंगे और फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश कर दिया जाएगा 30 सितंबर 2025 को। यही सारी डेडलाइन रखी गई है। अब आज ये विवाद कहां कहां आया है उसके पहले समझिए कि डेडलाइन में भी क्या खास बातें हैं। मैंने एक चीज तो आपको बता दी कि भाई ये फॉर्म जब जमा कर दिया जाएगा, सबमिट कर दिया जाएगा मतदाताओं की तरफ से, तो इसके साथ डॉक्यूमेंट देना है या नहीं देना है। अगर 1 जनवरी 2003 के बाद कोई मतदाता सूची में शामिल हुआ है तो उसको देना पड़ेगा प्रमाण पत्र। अगर 1 जनवरी 2003 को जो वोटर लिस्ट था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद जो वोटर लिस्ट बना था, यानी 2003 वाले वोटर लिस्ट में अगर नाम शामिल है तो डॉक्यूमेंट नहीं देना है, और अगर शामिल नहीं है तो डॉक्यूमेंट देना है। तो इसके पहले और 2003 और उसके पहले जो लोग शामिल हैं वो तो नागरिक मान लिए गए। अब असली संकट यही 3 करोड़ लोगों पर है जो मतदाता सूची में 1 जनवरी 2003 के बाद शामिल हुए हैं। इनमें जो 1 जनवरी 2003 के बाद शामिल हुए हैं वो अगर जन्म लेते हैं 1 जुलाई 1987 के पहले जन्मे हुए हैं तो उनको क्या देना होगा? उनको देना होगा जन्म तिथि और या जन्म स्थान का दस्तावेज, यानी दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट या फिर दोनों डॉक्यूमेंट। 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वाले लोगों को क्या करना होगा? उनको माता या पिता में से किसी एक की जन्मतिथि और या स्थान का प्रमाण आवश्यक होगा, यानी माता या पिता दोनों में से किसी एक की जन्मतिथि या फिर जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देना होगा। अगर दोनों हो तो अति उत्तम। फिर 2 दिसंबर 2004 के बाद जो लोग जन्म लिए हैं उनके लिए क्या प्रोविजन है? उनके लिए भाई माता और पिता दोनों की जन्मतिथि और या जन्म स्थान का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। यहां अंतर यही है कि 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वाले लोगों के लिए माता या पिता में से किसी एक की जन्मतिथि या फिर जन्म स्थान का प्रमाण पत्र आवश्यक है। 2 दिसंबर 2004 के बाद अगर जन्म लेने वाला व्यक्ति है तो उसको माता और पिता दोनों की जन्मतिथि या फिर जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देना होगा। और इन श्रेणियों को कैसे बनाया गया है, ये नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ये डेट्स डिसाइड किए गए हैं, क्योंकि ये नागरिकता अधिनियम में अमेंडमेंट्स के डेट हैं, लागू होने की तारीख हैं। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले विवाद को समझें। उससे पहले अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मैं हूं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर मैं हूं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। प्रतिज्ञा सामान्य अध्ययन बैच अब जो 7 जुलाई यानी आज ही से शुरू हुआ है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 9,999 रुपए से प्राइस स्टार्ट है। इसमें अमृत लाइव कोड यूज करना होगा, तब सीमित अवधि का ये ऑफर है और 7 जुलाई तक ही वैध है। तो आज के लिए आपको ये 12 बजे तक सुविधा है कि आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। ये बैच 2026 के लिए तो है ही, 2027 और 28 के लिए भी है। इसके लिए आपको करना क्या होगा एडमिशन लेने के लिए? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, उस पर सारी जानकारियां हैं, उसको पढ़िए और वहीं पर एडमिशन लीजिए। देखिए विवाद के मुख्य मुद्दे क्या हैं। पहला मुद्दा तो है कि समय सीमा बहुत कम है, जल्दबाजी का आरोप है। जैसा अभी हमने टाइमलाइन देखा कि भाई 24 जून को ही ऑर्डर आया, 25 जून से लेकर 26 जुलाई तक का ही तो टाइमलाइन दिया गया है, जिसमें करोड़ों लोगों को फॉर्म दिया जाएगा बीएलओज की तरफ से। उन फॉर्म्स को जमा करके सबमिट करना होगा लोगों को वापस बीएलओज को। ये लगभग 1 महीने का वक्त है इस पूरे काम के लिए, और लोग कितने हैं? 8 करोड़ के आसपास हैं। तो सभी 8 करोड़ मतदाताओं द्वारा फॉर्म जमा करना जो पहले कभी नहीं किया गया, इतने कम समय में ये कैसे होगा? विवाद का पहला बिंदु तो ये है। लगभग 3 करोड़ मतदाताओं को अपना भी देना है डॉक्यूमेंट, अपने साथ साथ माता या पिता या फिर माता और पिता जो भी कंडीशंस में आते हो उनके लिए जन्मतिथि और जन्मस्थान के दस्तावेज भी जमा करने होंगे। प्रवासी मजदूर और छात्र समय सीमा के भीतर अपने गणना फॉर्म कैसे जमा कर पाएंगे? तो ये असली विवाद का इशू ये है कि भाई कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि बिहार में कोई डॉक्यूमेंट बनवाने में लोगों को 1 महीना से ज्यादा का वक्त लग जाता है, और आप कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है हमें इस 1 महीने के भीतर। तो ऑब्वियसली ये खतरा बना हुआ है सब पर कि भाई समय से डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर पाएंगे, और नहीं जमा कर पाएंगे तो फिर 25 जुलाई तक अगर आपने जमा नहीं किया तो आप इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। दूसरा जो विवाद है वो है पंजीकरण के लिए आधार को डॉक्यूमेंट्स के रूप में शामिल नहीं किया गया है, या फिर राशन कार्ड को भी नहीं शामिल किया गया है। और आपको पता है आधार इस समय सबसे ज्यादा प्रचलित डॉक्यूमेंट के तौर पर सबके पास है आधार। लेकिन दिक्कत क्या है आधार के साथ? आधार जन्मतिथि का प्रमाण पत्र भी नहीं है और न ही नागरिकता का प्रमाण है। तो इस आधार पर, ये आधार जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है और नागरिकता का प्रमाण नहीं है, इसको वैध दस्तावेज के रूप में शामिल नहीं किया गया है। और वैध दस्तावेजों की सूची में किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं? जाति प्रमाण पत्र है, परिवार रजिस्टर है, भूमि आवंटन प्रमाण पत्र इत्यादि शामिल हैं, जिनको
हासिल करना एक अपने आप में बड़ी चुनौती है अगर आपके पास तत्काल नहीं है तो फिर इस आधार पर विवाद हो रहा है कि आधार समाज के सभी वर्गों और खासतौर पर वंचित वर्गों के लिए एक यूनिवर्सल आईडी की तरह बन गया है। उसको आपने शामिल ही नहीं किया है, जो सबसे आसान डॉक्यूमेंट था जिसको देकर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया जा सकता था। मतदाता पंजीकरण नियम 1960 कहता है कि नए मतदाताओं को शामिल करने के लिए फॉर्म 6 में आधार अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की जरूरत होती है। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन यह है कि एक तरफ तो इलेक्शन के रिलेटेड जो मतदाता पंजीकरण रूल्स हैं उसमें तो कहा गया है फॉर्म 6 में आधार मैंडेटरी है, दूसरा फॉर्म 6 के अनुसार आधार का उल्लेख भी किया गया है जन्मतिथि के लिए भी और निवास स्थान के प्रमाण के रूप में भी। लेकिन बिहार में जो अब ये प्रोसेस हो रहा है इसमें आधार को डॉक्यूमेंट से बाहर कर दिया गया है, तो इस पर एक बड़ा विवाद है। और तीसरा विवाद यह है कि मतदाता सूची से प्रवासियों को बाहर होने का खतरा है। अधिनियम में प्रावधान यह है कि केवल सामान्य रूप से निवासी नागरिकों को ही निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया जाना चाहिए। इसका मतलब कि भाई जो वहां रहता है उसी को वहां का वोटर लिस्ट में उनके नाम होने चाहिए। जैसे सामान्य रूप से निवासी का मतलब है कि भाई ठीक है आप बाहर भीतर कहीं आ जा सकते हैं, लेकिन कहीं लंबे समय तक जाकर बस गए, मान लीजिए दिल्ली या मुंबई में, और वहीं पर आप रहने लगे तो सिर्फ इसलिए कि आपका घर पटना में है या बिहार में है, आपको यहां की वोटर लिस्ट में जगह नहीं मिलनी चाहिए। तो आप अगर रह ही रहे हैं, जाकर लंबे समय से रह रहे हैं दूसरे किसी शहर में, वहीं पर रहना हो रहा है, तो सिर्फ आपका घर है इस आधार पर आपको यहां का नहीं माना जाएगा कि वोटर लिस्ट में आपको नाम होना चाहिए। इस आधार पर शिक्षा या रोजगार के कारण जो लोग लंबे समय तक दूर रहते हैं उन प्रवासियों को उनके वर्तमान निवास के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। इसका मतलब अगर दिल्ली में रहते हैं तो भाई दिल्ली के मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। तो प्रावधान तो यही है कि अस्थायी रूप से अनुपस्थित व्यक्ति सामान्य निवासी नहीं रह जाते, और अगर इस प्रावधान को लागू किया जाता है तो करोड़ों लोग बाहर हो जाएंगे बिहार के वोटर लिस्ट से। तो इस पर पैनिक ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज को भी है और लोगों के बीच में भी है। ठीक है, क्यों? तर्क यह है कि भाई प्रवासी श्रमिक जाते हैं, बाहर रहते हैं, कमाते खाते हैं, लेकिन अपने घर लौट आते हैं, वोट डालने भी जाते हैं, समय समय पर आते जाते रहते हैं, उनका घर परिवार वहीं पर रहता है। ऐसे प्रवासियों के परिवार और संपत्तियां उसी स्थान पर हैं जहां वे अपना वोट देने का अधिकार बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, जहां घर परिवार संपत्ति है वहीं पर वो चाहते हैं कि हमारा वोटिंग राइट भी हो। लेकिन आयोग ने देखिए एक कॉन्ट्रडिक्शन और, कि जनवरी 2023 में आयोग ने कहा कि ऐसे प्रवासी श्रमिकों के लिए टेक्निकली एक प्रैक्टिकलिटी के तहत दूरस्थ मतदान सुविधा प्रदान करेंगे और इस इरादे का संकेत दिया था। इसका मतलब जो प्रवासी हैं उनको वोटिंग राइट्स देने की बात की जा रही थी, कोई वोटिंग सुविधा देने की बात की जा रही थी कि दूर रहकर भी वो वोट डाल सकें अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो सवाल है कि फिर इसका मतलब क्या हुआ है? इसका तो कोई मतलब नहीं निकला। फिर अगर प्रवासी को रखना ही नहीं है बिहार के वोटर लिस्ट में तब तो वो उससे बाहर ही हो जाएंगे। तो विवाद के ये सारे मुद्दे हैं जिन पर याचिकाएं पड़ी हुई हैं और 10 जुलाई को इस पर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, इंपॉर्टेंट हियरिंग है। इसमें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या रुख लेता है। आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनना है। यह प्रक्रिया केवल शहरी क्षेत्रों के लिए लागू है। पुनरीक्षण के लिए 25 जुलाई तक दस्तावेज जमा करने की समय सीमा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस पर रोक लगा दी है। यह प्रक्रिया बिना किसी दस्तावेज की पूरी की जा सकती है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। साथ ही आप अपने विचार भी बताइएगा कि क्या बिहार में इलेक्शन कमीशन जल्दबाजी कर रहा है इस पुनरीक्षण में, या फिर यह बिल्कुल सही प्रोसेस है। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।